नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वर्ष 1985 में शासकीय सेवा में आया था। शासकीय कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किए जाते हैं। शासनादेशों में अक्सर क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसका सही आशय समझने के लिए काफ़ी अनुभव की आवश्यकता होती है। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी शासनादेशों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं आपके सम्मुख आयुष्मान भारत अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों एवं पेंशनर्स के हित में जारी शासनादेश संख्या 214 दिनांक 4 मई 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या करूंगा तथा साथ ही यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि कार्मिकों द्वारा किस प्रकार इस योजना हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अतः इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। उक्त योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में समस्त परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाने हेतु पूर्व में जारी आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत शासनादेश संख्या 688 दिनांक 14/9/2018 एवं शासनादेश संख्या 870 दिनांक 6/12/2018 द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के समस्त कार्मिकों एवं पेंशनर्स हेतु स्वास्थ्य योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना SGHS यानी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से संचालित होगी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इसके लिए पात्रता क्या होगी। इसके लिए पात्रता राज्य के समस्त राजकीय सेवक पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्य चिकित्सकीय उपचार हेतु पात्र होंगे। और परिवार की परिभाषा क्या होगी? परिवार का मतलब है कि राजकीय सेवक और पेंशनर स्वयं तथा उनके जीवन साथी जैसे उनके पति अथवा पत्नी जो कि उन पर आश्रित हों, उनके 25 वर्ष की आयु सीमा तक के पुत्र पुत्री जो कि उन पर आश्रित हों, राजकीय सेवक और पेंशनर्स के अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा पुत्री बिना किसी आय के जो उन पर आश्रित हो। माने पुत्री के मामले में यदि वह अविवाहित है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है या विधवा है जो कि किसी अन्य उपक्रम में न लगी हो अर्थात उन पर ही आश्रित हो, को भी परिवार की सीमा में लिया जाएगा। राजकीय सेवक के माता पिता यदि वे उन पर आश्रित हों, ऐसे पुत्र पुत्री जो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्तताग्रस्त हों। इसमें परिभाषित किया गया है कि विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40% विकलांगता से है, जिसकी पुष्टि विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड के आधार पर की जाएगी। आश्रित का तात्पर्य जिसकी आय भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन की धनराशि की सीमा के अंतर्गत हो, यानी वर्तमान में 9,000 रुपये तक की आय सीमा वाले ही आश्रित माने जाएंगे। इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेंगे या ये योजना किस तरह से क्रियान्वित होगी? इस योजना में व्यवस्था की गई है कि बिना किसी सीमा के चिकित्सकीय उपचार किया जाएगा, यानी उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों, पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सकीय उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा उपचार हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, अर्थात उपचार पर होने वाले समस्त व्यय के भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें एक व्यवस्था यह भी की गई है कि प्रदेश में स्थित
सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार किया जाएगा। यानी इसके लिए पहले से ही कुछ अस्पतालों को सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिनमें समस्त राजकीय कार्मिक और पेंशनर, उनके परिवार के सदस्य एवं आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जाएगी, जिसके लिए किसी राजकीय चिकित्सालय से संदर्भण की आवश्यकता नहीं है। ये उपचार अस्पताल में भर्ती होने पर ही माना जाएगा। अब यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसके लिए अंशदान क्या दिया जाएगा। इसके लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों एवं पेंशनरों को 250 रुपये प्रति माह, लेवल 6 के कार्मिकों एवं पेंशनर्स को 450 रुपये प्रति माह, लेवल 7 से 11 तक के कार्मिकों एवं पेंशनरों को 650 रुपये प्रति माह एवं लेवल 12 एवं उससे उच्चतर कार्मिकों एवं पेंशनर्स को 1000 रुपये प्रति माह अंशदान देना होगा। पति पत्नी दोनों के सेवारत होने की दशा में दोनों में से जो उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होगा उसके द्वारा ही अंशदान दिया जाएगा। यदि पति पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक पेंशनर हैं तो दोनों के माता पिता जो उन पर आश्रित हैं परिवार में सम्मिलित होंगे, बशर्ते कि इन दोनों के द्वारा इस योजना के अंतर्गत निर्धारित अंशदान किया जाना आवश्यक होगा। कार्मिकों अथवा पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों का स्वीकृत करने का अधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 1 भाग 2 1 के पैरा 2 में प्राविधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान के अनुसार होगा। राज्य के बाहर कराए गए उपचार की स्वीकृति भी उक्त वित्तीय प्रतिनिधान से शासित होगी। आइए अब हम रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को जानते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र खोलें। इसके पश्चात IFS के पोर्टल पर जाएं। आपको इस प्रकार की विंडो मिलेगी। यूजर आईडी के स्थान पर अपना एम्प्लॉय कोड डालें, जैसे कि मैं डाल रहा हूं। फिर अपना पासवर्ड भरें। अब मैंने इसमें पासवर्ड भी भर दिया है। पासवर्ड भरने के पश्चात जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको भरें और लॉगिन करें। यदि आपके द्वारा IFS में पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो वीडियो के अंत में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने की विधि भी बताऊंगा। कैप्चा कोड भरने के बाद आप लॉगिन किया। अब आपको इस प्रकार की विंडो मिलेगी जिसमें ऊपर आपका नाम लिखा होगा। इसके बाद आपको डाटा एंट्री पर जाकर SGHS पर क्लिक करना है। अब आपको इस प्रकार की विंडो मिलेगी जिसमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिससे सहमत होने पर दोनों बॉक्सेस पर टिक कर प्रोसीड पर क्लिक करने पर अगला पेज खुलेगा। इस पेज पर आपकी जानकारी भरी हुई होगी। अब आपको अपने माता पिता एवं जीवन साथी का विवरण भरना होगा। जानकारी भरने से पूर्व सभी सदस्यों की जन्मतिथि एवं आधार कार्ड से संबंधित विवरण अपने पास रखें, जिसके अनुसार परिवार का विवरण भरा जाएगा। सैल्यूटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर पुरुष के लिए मिस्टर एवं महिला के लिए मिसेज एवं स्वर्गीय के लिए लेट भरते हुए जन्मतिथि एवं आधार कार्ड संख्या भरना है। जो व्यक्ति आप पर आश्रित हैं उनके नाम के सम्मुख
डिपेंडेंट पर टिक करना है। पूरी जानकारी भरने के बाद सेव पर क्लिक करने पर आपको अपने पुत्र पुत्रियों का विवरण जो कि आप पर आश्रित हैं भरना है। पूरे परिवार का विवरण ऐड करने के पश्चात निर्देशों से संबंधित पुष्टि के पश्चात सबमिट डिटेल पर क्लिक करें। इस प्रकार आपकी पारिवारिक सूचना प्रिंट हेतु तैयार है, जिसे आप अपने आहरण वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें। अभी तक आपको मैंने राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी है। जिन साथियों का IFMS में अभी तक पासवर्ड तैयार नहीं हुआ है अथवा जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, उन्हें मैं पासवर्ड बनाने की विधि समझा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। IFMS के पेज पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। इस प्रकार एक नया पेज खुलेगा। आपको एम्प्लॉय कोड के स्थान पर अपना एम्प्लॉय कोड डालना है। मोबाइल नंबर के स्थान पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है और गेट OTP पर क्लिक कर लें। इसके बाद आपके वैलिड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है। इंटर OTP के स्थान पर वो 8 नंबर का OTP भरते हुए वैलिडेट पर क्लिक कर लें। अब आप अपना नया पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। यूर पासवर्ड के स्थान पर अब आप अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। फिर री इंटर करें। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूं, आप अपना जो सेट किया हुआ पासवर्ड है उसे डालिए। चेंज पासवर्ड। अब आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यूजर नेम के स्थान पर आप फिर से अपना एम्प्लॉय कोड भरें। पासवर्ड के स्थान पर जो पासवर्ड आपने तैयार किया था उसे भरें। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड भरें 976131 कैप्चा है यहाँ पर। उसके बाद लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद IFMS की एक पेज खुल गया है जिस पर आप कार्य कर सकते हैं। आपकी सुविधा हेतु वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी जरूरी लिंक उपलब्ध हैं, जहां से आप शासनादेशों की प्रति एवं जरूरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके तथा मैं इस प्रकार की अन्य वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।